बहुत खास है क्योंकि ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। ये बजट अमृतकाल का भी पहला बजट है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का भी आखिरी पूर्ण बजट है। इसलिए आप सबके लिए इस बजट को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है और आज हम आपको इस बजट का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देंगे और इस बजट में आपको इतना माहिर बना देंगे कि कल आप दूसरों को भी ये बजट पूरी अच्छी तरह से समझा पाएंगे। और ब्लैक एंड व्हाइट के दूसरे हिस्से में आपको उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे जिसमें वो सरकार के नुमाइंदे के तौर पर आपको बताएंगे कि इस बजट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आज के बजट की 5 सबसे बड़ी बातें बताते हैं क्योंकि इन बातों से ही आपको इस बजट का मूल स्वभाव समझ में आएगा। पहली बात, ये भारत के अमृत काल का पहला बजट है, यानी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद देश का पहला ऐसा बजट है जो असल मायनों में नए भारत को एक नई नींव देगा और आप चाहें तो इसे भारत का ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी कह सकते हैं। इस बजट के तहत देश में सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर बहुत जोर दिया गया है और इसके लिए परिवहन मंत्रालय और रेलवे के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। इसके अलावा इसमें नए नर्सिंग कॉलेजेस और अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया है और शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा है। और सबसे बड़ी बात, ये बजट टेक्नोलॉजी और भारत की डिजिटल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसलिए ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होने के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक भी है और काफ़ी प्रोग्रेसिव है, यानी ये भविष्य का बजट है। दूसरी बात, ये बजट भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है क्योंकि इसमें छोटे कारोबारियों, एमएसएमईज, नए स्टार्टअप्स, खेती के नए नए तरीके, भारत में ज़्यादा उत्पादन और भारत में नई फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का ऐलान इसमें किया गया है। तीसरी बात, यह बजट भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का भी बजट है क्योंकि इसमें सरकार ने इनकम टैक्स की छूट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दी है। यानी अब नए टैक्स सिस्टम के तहत जिन लोगों की सालाना आमदनी 7 लाख रुपए या उससे कम है, ऐसे लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। चौथी बात, यह सबका साथ और सबका विश्वास वाला बजट है क्योंकि इसमें युवा, महिला, बुजुर्ग, आदिवासी, गरीब और समाज के अति पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने मुफ्त योजनाओं का ऐलान करने से ज्यादा इस बात पर अपना पूरा फोकस रखा है कि देश के गरीबों को सशक्त कैसे बनाया जाए। यानी ये मुफ्त स्कीम वाला बजट नहीं है, ना तो इसमें किसी के कर्जे माफ किए गए हैं, ना ही इसमें किसी को बड़ी बड़ी सब्सिडीज दी गई हैं, ना ही इसमें कोई मुफ्त का माल बांटा गया है। लेकिन बड़ी बात इस बजट में यह है कि ये बजट देश के तमाम लोगों को इस काबिल बनाना चाहता है कि उन्हें अपना कर्जा माफ कराने की कभी ज़रूरत ना पड़े और वो इतने काबिल हो जाएं कि वो बहुत खुशी खुशी आराम से अपनी किस्तों को और अपने कर्जे को, अपने लोन को खुद ही चुका पाएं। पांचवी बात यह कि ये मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और इसमें कोई भी ऐलान चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, बल्कि इसमें ज़्यादातर घोषणाएं देश की ताकत और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। ये मोदी सरकार का आखिरी वर्ष है चुनाव से पहले और इस कार्यकाल में ये उनका आखिरी पूर्ण बजट है। इसके अलावा इस बजट में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी लिखी गई हैं, जैसे पिछले 9 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय दुगुनी से ज्यादा हो चुकी है और ये अब 1,97,000 रुपए है। यानी भारत में औसतन एक व्यक्ति अब सालाना 1,97,000 रुपए कमाता है। लगभग आप समझ लीजिए ये हो गया आपका लगभग 2 लाख रुपए। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। अब हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए सालाना कमाता है। हालांकि बड़े बड़े देशों की तुलना में ये आज भी बहुत कम माना जाएगा, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले दुगना हो गया है, ये खुशी की बात है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना आय 9,71,000 है, अमेरिका में 58 लाख, ब्रिटेन में 36 लाख, जापान में 35 लाख और रशिया में प्रति व्यक्ति सालाना आय 9.5 लाख रुपए है और हमारे यहाँ सिर्फ 1,97,000 है। तो आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है
जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, यानी 286 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है। ये आपको वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी अर्थव्यवस्था है 286 लाख करोड़ रुपए की। कोई अगर आपसे पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। डिजिटल पेमेंट की इंडस्ट्री में भारत अब पूरी दुनिया में नंबर 1 बन चुका है और पिछले साल हमारे देश में कुल 126 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ 70 लाख घरों में भारत सरकार द्वारा शौचालय बनवाए गए हैं और आज भारत में 47 करोड़ 80 लाख बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए हैं और अब तक भारत सरकार देश के 11 करोड़ 40 लाख किसानों के खातों में 2,20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है और इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद सरकार देती है। तो 2,20,000 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के अकाउंट्स में ट्रांसफर सरकार कर चुकी है और ये उन्हें 3 अलग अलग किस्तों में ये मिलते हैं पैसे साल में। हालांकि किसी भी बजट को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आपको सरकार की कुल आमदनी और सरकार के कुल खर्च के बारे में ना पता हो। इसलिए बजट को समझना है तो पहले आप सरकार की ये बैलेंस शीट देखिए। इस बार सरकार ने कुल मिलाकर 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो ये एक और नई बात है जिसे आप नोट कर लीजिए। ये बजट है 45 लाख करोड़ रुपए का। अब इसमें अपना योगदान ढूंढ लीजिए, आपका योगदान कहां है इस 45 लाख करोड़ रुपए में। यानी सरकार ने कहा है कि वो वित्त वर्ष 2023 और 24 में कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस हिसाब से देखें तो अगले वित्त वर्ष में भारत का प्रति व्यक्ति सालाना खर्च 32,000 रुपए होगा। आमतौर पर सरकार साल भर में जितना पैसा खर्च करती है उसे ही कुल बजट कहा जाता है, लेकिन बजट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सरकार की खुद की आमदनी, यानी सरकार की अपनी इनकम का। अनुमान है कि इस साल सरकार की कुल आमदनी 27,20,000 करोड़ रुपए होगी, जबकि उसका कुल खर्च है 45 लाख करोड़ रुपए। यानी सरकार अपनी आमदनी से 17,87,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करेगी और ये उसका घाटा होगा। सरकार की कुल आय को टोटल रिसीट कहते हैं और सरकार अपने खर्च पूरे करने के लिए जो लोन लेती है वो भी उसकी आमदनी का ही हिस्सा होता है। इसलिए इस हिसाब से हमने 27,20,000 करोड़ रुपए जो सरकार की कुल आमदनी आपको बताई वो लोन की राशि को हटाकर है। बड़ी बात यह है कि सरकार को उसकी आमदनी का एक हिस्सा यानी 27 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 23 लाख करोड़ रुपए टैक्स के जरिए मिलेगा, जो टैक्स आप भरते हैं, जिसे हम नेट टैक्स रिसीट कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहला पूर्ण बजट वर्ष 2015 में पेश हुआ था जो 17,77,000 करोड़ रुपए का था। तो पहला बजट था 17,77,000 का और आज देखिए मोदी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट है 45 लाख करोड़ रुपए का। 2015 से 2023 में हम कहां से कहां आ गए, 17 लाख से 45 लाख करोड़ पर आ गए हैं। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहां हो रहा है। मान लीजिए सरकार पूरे साल में 100 रुपए खर्च करती है तो इसमें से सबसे ज्यादा 20 रुपए वो अपने पुराने कर्जे का ब्याज देने में ही खर्च कर देती है। सरकार पर जो 152 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उस पर ब्याज देने में ही सरकार के 20 रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी 20% आमदनी खर्च हो जाती है। बाकी बचे 80 रुपए में से 7 रुपए सरकार के सिर्फ सब्सिडी देने में खर्च होते हैं, यानी जो सब्सिडी सरकार फूड, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लोगों को देती है उस पर सरकार के 7 रुपए खर्च हो जाते हैं 100 में से। वास्तविक आंकड़ों में कहें तो इस साल सब्सिडी पर सरकार के लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह राशि भारत के कुल डिफेंस बजट के आसपास है, क्योंकि सरकार का डिफेंस बजट, रक्षा बजट, उस पर सालाना खर्च भी इस हिसाब से 8 रुपए है और सब्सिडी पर 7 रुपए है। तो हमारा जो रक्षा का बजट है उसमें हम 100 में से 8 रुपए खर्च कर देते हैं। सोचिए देश की सुरक्षा और सब्सिडी पर सरकार का खर्च लगभग बराबर है। जितना हम अपनी रक्षा के लिए खर्च करते हैं उतना ही खर्च सब्सिडी पर कर देते हैं। इसके अलावा 4 रुपए सरकार के पेंशन देने में खर्च हो जाते हैं और केंद्रीय योजनाओं पर सरकार का कुल खर्च 9 रुपए है, जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर कुल खर्च 17 रुपए और है।
अब ये देखिए कि बजट के हिसाब से टॉप 5 मंत्रालय कौन से हैं, यानी वो 5 मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं जिन पर सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करेगी। पहला नंबर है परिवहन मंत्रालय का, जिसे 5,17,000 करोड़ रुपए इस बार मिले हैं और यह बजट पिछली बार की तुलना में 1,65,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। परिवहन का मतलब हुआ सड़कें, पुल और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सबसे ज्यादा पैसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाली है, इसीलिए परिवहन मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है और पहले के मुकाबले 1,65,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसलिए सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे और यातायात के जो दूसरे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर खर्चा होगा। दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय है, जिसे 4,32,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और पिछली बार के मुकाबले इस बार हमारा डिफेंस बजट 47,350 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। तीसरे नंबर पर है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, जिसे 2,38,000 करोड़ रुपए इस बार दिए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, चुनाव से पहले तो वैसे भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश की बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है, ग्रामीण इलाकों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सरकार ने इसे अपने एजेंडे में बहुत ऊपर रखा है, तीसरे नंबर पर रखा है। चौथे नंबर पर है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, जिसे 1,34,000 करोड़ रुपए इस बार दिए गए हैं। पांचवें नंबर पर है शिक्षा मंत्रालय, जिसे 1,12,000 करोड़ रुपए इस बजट में से मिलेंगे और छठे नंबर पर है देश का स्वास्थ्य बजट, जो पिछले साल 86,000 करोड़ रुपए था और इस बार इसे लगभग 89,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल में देखा कोविड के दौरान हमें ये समझ में आया कि किसी भी देश में स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, अस्पताल की सुविधा सबको मिलनी चाहिए। इसके अलावा रेलवे के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। रेलवे को इस बार 2,40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये बजट 2013 और 14 के बजट की तुलना में बहुत ज्यादा है। 2013 और 14 में रेलवे का बजट सिर्फ 63,000 करोड़ रुपए था और सोचिए आज कितना बढ़ चुका है। 63,000 रुपए था 2013-14 में और अब है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। इससे यह पता चलता है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस ट्रांसपोर्ट पर यानी परिवहन पर है, इससे यह पता चलता है। वो सड़कें और पुल बनाने पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, इससे आपको यह पता चल रहा है कि सरकार का फोकस यहां है। और रेलवे की भी ऐतिहासिक जो बजट उसे दिया गया है वो इसलिए ताकि ट्रेन्स की स्पीड बढ़ाई जा सके, नई नई टेक्नोलॉजी की बढ़िया ट्रेन्स आ सके आपके लिए और वंदे भारत जैसी और भी दूसरी ट्रेन्स चलाई जा सके। आजादी के बाद से अब तक हमारे देश में कुल 76 बजट पेश हो चुके हैं और आज जो बजट पेश हुआ है वो देश का 76वां बजट था, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये अपना वित्त मंत्री होते हुए 5वां बजट था और मोदी सरकार का ये 9वां बजट था। दिलचस्प बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट भाषण दिया वो 1 घंटे 27 मिनट का था और ये उनका अब तक का सबसे छोटा भाषण है। पिछले साल उन्होंने 1 घंटे 31 मिनट का भाषण दिया था। 2020 में उन्होंने भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला था, यानी समझ लीजिए एक हिंदी फिल्म के बराबर। यानी ये जो भाषण था उनका 2 घंटे 42 मिनट का, ये पठान फिल्म से भी ज्यादा लंबा था। इस बार के बजट भाषण में सबसे ज्यादा 51 बार टैक्स शब्द का प्रयोग हुआ, जिससे पता चलता है कि यह बजट टैक्स के आसपास ज्यादा केंद्रित था, जबकि डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल 28 बार, स्टेट्स का इस्तेमाल 27 बार, फाइनेंस शब्द का 25 बार और इतनी ही बार एग्रीकल्चर और फार्मिंग शब्द का इस्तेमाल इस बार के बजट में हुआ। इसके अलावा यूथ शब्द का इस्तेमाल 8 बार, आदिवासी शब्द का 6 बार, डिजिटल और ऑनलाइन शब्द का 17 बार, अमृतकाल शब्द का 9 बार इस्तेमाल हुआ और ये शब्द इस बजट के मूल स्वभाव को समझाने के लिए आपको काफ़ी हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में सबसे ज़्यादा किन शब्दों का प्रयोग किया और जिस शब्द का जितना प्रयोग हो रहा है उसका महत्व सरकार के लिए उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आज जो पॉइंट इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन बना वो है इनकम टैक्स, यानी आपकी आय पर लगने वाला वो टैक्स जिसमें मोदी सरकार ने इस बार बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो हर बजट से पहले ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि उनका टैक्स कम हो जाएगा
और आज सुबह से ही इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन ये बदलाव है क्या और इसका लाभ किसे मिलेगा, पहले आप ये समझ लीजिए। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब से 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर लोगों को कोई टैक्स नहीं देना। यानी जिन लोगों की साल भर की आमदनी 7 लाख रुपए या उससे कम है, ऐसे लोगों से सरकार टैक्स नहीं लेगी। लेकिन ये छूट नए टैक्स सिस्टम के तहत दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया टैक्स सिस्टम क्या है, भाई इसे भी समझाइए। तो इसका मतलब है नया टैक्स स्लैब। फिलहाल देश में 2 तरह के टैक्स स्लैब सिस्टम्स हैं। एक टैक्स स्लैब है जो दशकों से हमारे देश में चला रहा है, पुराने ज़माने का, और एक नया टैक्स सिस्टम है जो वर्ष 2020 में लागू हुआ था। अगर आप अब भी नहीं समझे तो और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। असल में इसका मतलब ये है कि अब इनकम टैक्स को चुकाने के आपके पास एक नहीं बल्कि 2 विकल्प है। इन दोनों में से एक स्कीम चुन लीजिए। पहला विकल्प है वो पुराना टैक्स सिस्टम जिसके तहत 2.5 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5%, 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% टैक्स लगता है। ये पुराना टैक्स सिस्टम अब भी लागू है, जिसके तहत लोग सरकार को टैक्स चुका सकते हैं और टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 6 लाख रुपए है, तो उस व्यक्ति की 2.5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर उसे 5% के हिसाब से 12,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा और बाकी के 1 लाख रुपए पर उसे 20% के हिसाब से 20,000 रुपए का टैक्स और देना पड़ेगा। यानी इस हिसाब से 6 लाख रुपए की कुल आय पर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 32,500 रुपए का टैक्स बन गया। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में ये व्यक्ति चाहे तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर सरकार से डिस्काउंट ले सकता है, रिबेट ले सकता है, यानी छूट ले सकता है अगर वो दिखाए कि मैंने कहां कहां इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में उसे छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें बहुत ही कम है। नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख रुपए पर भी 5%, 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10%, 9 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की सालाना आय पर 30% टैक्स होगा। यानी पुराने टैक्स सिस्टम में जहां 5 से 10 लाख की आय पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता है, वहीं नए टैक्स सिस्टम में 3 से 6 लाख की आय पर सिर्फ 5% और 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स है। यानी पुराने टैक्स सिस्टम के मुकाबले नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें बहुत कम है। और नए टैक्स सिस्टम का बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसके तहत अपनी आय पर सरकार को टैक्स देता है तो उसे 7 लाख रुपए की इनकम पर पूरा रिबेट मिलेगा। यानी 7 लाख रुपए की सालाना आय तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक ये छूट 5 लाख रुपए की आय पर लागू होती थी, अब नए टैक्स सिस्टम में ये लिमिट 7 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना तनख्वाह 7.5 लाख रुपए है तो उसकी इनकम पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू हो जाएगा, जिससे 7.5 लाख रुपए की आय इस डिडक्शन के बाद 7 लाख रुपए मानी जाएगी और ऐसा होते ही वो व्यक्ति 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा नहीं है और उनकी सालाना आय 7.5 लाख रुपए होती है तो उन्हें इस डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। अब सरकार क्या चाहती है? इनकम टैक्स के जरिए जो आप अपना पैसा बचाएंगे, चाहे 15,000 रुपए बचाएं या 15 लाख रुपए बचाएं, सरकार ये जानती है कि जब आप पैसा बचाएंगे तो उस पैसे को आप या तो कहीं बैंक में डालेंगे और या फिर कहीं खर्चा कर देंगे। और सरकार आपसे यही चाहती है कि आप उस बचत को कहीं ना कहीं कुछ और काम में, कुछ और सेवाएं खरीदने में या उसे कुछ और काम करने में, कोई और सामान खरीदने में खर्च कर दें। और जैसे ही आप खर्च करेंगे तो वो पैसा वापस इकोनॉमी में आ जाएगा, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी। अब इस सवाल पर आते हैं कि इससे फायदा कितना होगा। तो इस टैली में आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए की इनकम पर पहले 2,500 रुपए टैक्स सरकार को जाता था, जो नए टैक्स सिस्टम के तहत शून्य हो जाएगा। यानी 2,500 रुपए का फायदा। इसी तरह 3 से 6 लाख रुपए की आय पर पहले 22,500 रुपए टैक्स बनता था, अब 15,000 रुपए का टैक्स बनेगा और 7,500 रुपए का फायदा होगा।
इसी तरह से 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 25,000 रुपए का और 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 37,500 रुपए का आपको फायदा होगा। ये आपकी बचत होगी और सरकार, जैसा मैं आपको कह रहा था, ये सोचती है कि इस बचत को आप वापस बाजार में कुछ ना कुछ सामान खरीदने में खर्च कर देंगे। और सरकार इस बार उसकी जो कोशिश है वो ये है कि सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चें ताकि इकोनॉमी और बड़ी हो। अब दो बातें आपको समझनी है। पहली बात यह कि जिन लोगों की सालाना आय 7 लाख रुपए या इससे कम है वो लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। इस हिसाब से देखें तो इनकम टैक्स छूट को 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए करना यह बताता है कि सरकार ने इस बजट को पूरी तरह से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर केंद्रित रखा है। और भारत की 83% आबादी यानी 140 करोड़ लोगों में से 116 करोड़ लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। तो 83% आबादी को मोदी सरकार ने इसमें कवर कर लिया, उन्हें खुश कर दिया। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दूसरी बात भी जान लेनी चाहिए आपको, वो ये हमारे देश में सिर्फ 6 करोड़ लोग ही अपनी इनकम पर सरकार को इनकम टैक्स देते हैं और ये लोग पूरे भारत की आबादी के सिर्फ 4.3% लोग ही हैं। अब आप सोचिए, देश में सिर्फ 4.3% लोग ही सरकार को इनकम टैक्स देते हैं और इनमें भी 3.5% लोग तो ऐसे हैं जो 9.5 लाख रुपए की सालाना आय तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। यानी इस फैसले का प्रभाव बहुत कम है। इसके अलावा सरकार ने एक और ऐलान किया कि जो लीव एनकैशमेंट से जुड़ा है, यानी रिटायर होने पर बची हुई छुट्टियों का जो पैसा मिलता है ये उससे जुड़ा है। इसके तहत पहले अगर लीव एनकैशमेंट का अमाउंट 3 लाख रुपए या इससे कम होता था तो उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती थी, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा जो अमीर वर्ग है, पैसे वाले जो लोग हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा टैक्स रेट अब 42.74% था अब तक, उसे भी सरकार ने घटाकर 37% तक कर दिया है। बहुत सालों से बहुत सारे कमिटियों भी रिपोर्ट दिया कि उसको सिंप्लीफाई करो। जी। और टैक्स इवेशन का और टैक्स अवॉइडेंस का एक मुख्य कारण ये होता है कि जब रेट ज्यादा रहते हैं लोग अन्य रास्ते ढूंढते हैं जिससे उससे बच पाएंगे। अगर रेट कम हो जाता है लोगों के मन में अच्छा ठीक है इतना ज्यादा नहीं पे करो। सो इन सब को मन में रखते हुए ही 2 साल पहले हमने सेकेंड रेजिम टैक्स रेजिम ले आए जिसमें रेट कम था, मगर इस बार हम उसमें रेट भी कम किया, स्लैब्स पे बढ़ाया और हर एक का स्लैब भी हर स्लैब का टैक्स रेट भी कम करवाया। अब आपको ये बताते हैं कि इस बजट में युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए क्या है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा वोटर्स इसी वर्ग के हैं और इसकी शुरुआत हम युवाओं से करना चाहते हैं क्योंकि इस समय भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। पहला, भारत के युवाओं के कौशल के विकास पर जोर दिया जाएगा, यानी स्किल डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का विस्तार किया जाएगा। तो युवाओं के लिए पहली बात यह है कि युवाओं का स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा युवा ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, लेकिन क्या युवाओं के पास रोज़गार पाने के लिए हुनर है? उनके पास कोई स्किल सेट है? उन्हें कोई ऐसा काम आता है जिससे रोज़गार मिल सके, या कुछ भी नहीं आता है? तो इस चीज़ के लिए एक कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री की बनाई गई है जिसमें आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर सकते हो जिससे आपको रोजगार मिलेगा। ये युवाओं के लिए है। दूसरा, देश के अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना होगी और इनकी मदद से भारत के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले अवसरों के लिए तैयार कर दिया जाएगा। जो विदेशी बाजार जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनके लिए हमारे युवाओं को ना तो जानकारी है और ना ही उनमें जागरूकता है, उन्हें इसके लिए तैयार किया जाएगा। तीसरा, युवाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत होगी। अब सरकार जो भी आर्थिक सहायता देगी वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। चौथा, एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लाएगी जिस पर केंद्र सरकार द्वारा 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पांचवा, युवाओं के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इसके ज़रिए हमारे देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के ज़रिए पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, चाहे वो किस देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं। उन्हें एक बड़ी
लाइब्रेरी का जो एक बड़ा कंटेंट है उसमें एक्सेस मिलेगा। देश के बड़े शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो भारत के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अभी से तैयार किया जा रहा है। 7वीं बात, जो युवा देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनजीओज में काम कर रहे हैं, सरकार उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेगी। बजट में महिलाओं के लिए भी काफी कुछ है। आज सरकार ने देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इस योजना में महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का एक निर्धारित ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% का, और ये योजना 2 साल के लिए होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी महिला ने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं तो 2 साल बाद उसे लगभग 31,000 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे और बैंक में जमा उसकी कुल राशि 2,31,000 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर महिलाएं इनमें से कुछ पैसा निकाल भी सकती हैं और ये योजना अप्रैल 2023 से लागू होगी, यानी इस साल अप्रैल से लागू हो जाएगी। और महिलाओं के लिए वर्ष 2022 में दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की हुई थी जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना और इस बजट में उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिलाएं अगर कोई सामान बना रही हैं या कोई व्यवसाय कर रही हैं तो उसके लिए कच्चा माल भी सरकार उन्हें अब उपलब्ध करवाएगी। किसानों के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ है बजट में, जैसे कृषि के लिए दी जाने वाली कर्ज की राशि को बढ़ा दिया गया है। पिछले बजट में ये राशि 18,50,000 करोड़ थी, अब 20 लाख करोड़ रुपए होगी। यानी इस योजना में सरकार ने किसानों को अलग से 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा इस बजट में एक फंड का ऐलान किया गया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। इस फंड से उन लोगों की मदद होगी जो कृषि के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स शुरू करना चाहते हैं। तो बड़ी बात यह है कि जो स्टार्टअप्स के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप कल्पना करते हैं गुड़गांव या बेंगलुरु जैसी कंपनियां। स्टार्टअप्स के बारे में आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि कोई या तो टेक्नोलॉजी कंपनी होगी या आईटी कंपनी होगी या कोई फूड डिलीवरी कंपनी होगी, इस तरह की कोई कंपनी होगी। लेकिन क्या कृषि में स्टार्टअप्स नहीं हो सकते? तो सरकार किसानों से कह रही है कि आप भी स्टार्टअप्स शुरू कीजिए। तीसरा, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भी नई स्कीम का ऐलान हुआ है और इसका नाम है श्री अन्न योजना। इसके तहत सरकार हमारे देश को मोटे अनाज यानी मिलेट्स का दुनिया भर में एक ग्लोबल हब बनाना चाहती है। चौथा, इस बार किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत होगी और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कृषि से जुड़ी हर जानकारी किसानों के लिए डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। इसके अलावा सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती करने के लिए आर्थिक सहायता देगी और कीटनाशकों का प्रयोग कम करने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे ताकि अब हमारे किसान जो केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उन्हें कम डालें। इस बजट में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए, बागवानी पर 2,200 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो ये हमने आपको बजट की सारी हाइलाइट्स बता दी। अब हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दूसरा हिस्सा दिखाते हैं आज का, और यह है उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस बजट की घोषणा के बाद मैं उनके दफ्तर गया और मैंने इस बजट पर उनसे खास बातचीत की और उनसे कहा कि आप हमारे दर्शकों के लिए इस बजट का पूरा विश्लेषण करिए और इसको अच्छी तरह से सरकार के नुमाइंदे के तौर पर समझाइए। और वो आज आपको ये भी बताएंगे कि इस बजट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज देश का बजट पेश हुआ है और पूरे दिन आज बजट की चर्चा रही है। इस समय मैं श्री पीयूष गोयल जो कि इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर हैं इस देश के, उनके ऑफिस में मैं बैठा हूं और आज हम उनसे इस बजट के बारे में बातचीत भी करेंगे और उनका विश्लेषण भी लेंगे कि वो इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट मैं तो आप ही के ऑफिस में बैठा हूं, सो थैंक यू सो मच। आपका स्वागत करते हैं। जी। पुराने जमाने में जब हम कविताओं की व्याख्या करते थे, प्रसंग सहित व्याख्या, तो उसमें होता था कि कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के जरिए। ये जो आज का बजट है, अगर मैं उसी भाव में पूछूं कि इस बजट में आखिर कवि क्या कहना चाहता है, यानी मोदी जी क्या कहना चाहते हैं इस बजट के जरिए। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का आत्मविश्वास उजागर करना चाहते हैं, देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारा समय आ गया है
और आपने सुना होगा एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यही समय है, सही समय है। मैं समझता हूं अब देश निकल पड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने समझ लिया है कि अब भारत चल पड़ा है, अब इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बजट उसकी आधारशिला है। ये बजट विश्व को एक संदेश देता है, बताता है कि 140 करोड़ लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आत्मविश्वास के साथ अब काम कर रहे हैं, कर्तव्य भावना लोगों में कूट कूट के भर गई है और अब देश में अवसरों की कमी नहीं है। अब जो मेहनत करना चाहे, जो काम करना चाहे, उसके लिए बहुत सारे अवसर खुलते जा रहे हैं, आगे भी खुलते रहेंगे। हुनर को तैयार किया जा रहा है, देश के युवा युवतियों को, समाज के हर वर्ग की चिंता बिना भेदभाव के की जा रही है और देश एक ताकतमंद अर्थव्यवस्था तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश को साथ में लेके चलेगा। इससे पहले हम देखते थे कि बजट एक पॉलिटिकल टूल होता था, चुनाव जीतने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। और क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट है, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक चुनावी बजट होगा, इसमें आप बहुत सारे लॉलीपॉप्स देंगे, बहुत सारी मिठाइयां, रेवड़ियां, ये सब बांटेंगे। तो इसको चुनावी बजट कहना सही होगा? फ्यूचरिस्टिक बजट, मिडिल क्लास का बजट, गरीब का, उद्योगपति का? हाउ विल यू डिफाइन इट? मैंने जैसे बताया, ये 140 करोड़ भारतवासियों का बजट है। चुनावी बजट जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप गहराई से देखें तो इसमें उस प्रकार के हैंडआउट्स वगैरह का तो कुछ जिक्र भी नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, एंड आई सेड विद ग्रेट प्राइड, 2014 के चुनाव के बाद और 2019 के चुनाव के बाद, दोनों वक्त चुनाव के तुरंत बाद जब हम सबके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते थे, तो उनका पहला डायरेक्शन रहता था कि अब चुनाव खत्म हो गया, अब हमें सिर्फ काम करना है और कोई निर्णय चुनाव के दृष्टिकोण को रखते हुए नहीं लेना है। देश हित को ही प्राथमिकता देनी है, देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के मध्यम वर्ग के लिए, देश के लिए महिलाओं के लिए, समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव के हम कैसे लाभ पहुंचा पाए, ये हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। अब अगर फोकस की बात करें तो इंफ्रा पर फोकस है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, 5G, स्मार्ट सिटीज, फिर रेलवेज और फिर श्री अन्न, मिलेट पर भी काफी फोकस दिया गया है। योजनाओं के नाम भी आपने बड़े अच्छे ढूंढ के निकाले हैं, हिंदी में अच्छे नाम निकाले हैं। लेकिन एक चीज जो इसमें मिसिंग है वो ये है कि मेजरेबल डिलीवरी कैसे होगी? संख्या के हिसाब से आप कैसे बता सकते हैं कि इतने लोगों को इसमें रोजगार मिल जाएगा, इतने लोग इसमें लाभान्वित होंगे? वो जो लास्ट माइल जो कैलकुलेशन है वो इसमें मिसिंग है। इसलिए मिसिंग मैं नहीं मानता हूं इसमें, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। आप याद करिए, आज से 4 साल पहले 3.5 लाख करोड़ के करीब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था बजट के माध्यम से। 3.5 को 5.5 किया गया, 7.5 किया गया, 10 लाख किया गया। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें, जो कई स्कीम्स में भी हमने बदलाव करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से स्टेट्स को पैसा देते हैं, जिसमें भी हम फोकस करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट करें। उदाहरण के लिए मनरेगा भी आजकल खड्डा खोदना और भरना नहीं है, उसमें भी हम कैपिटल ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि कुछ ठोस वास्तु खड़ा हो। प्रधानमंत्री मित्र योजना, पीएम मित्र योजना, टेक्सटाइल पार्क्स खड़े होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसमें इंडस्ट्री लग सके। तो एक कोशिश हमारी निरंतर ये रही है कि पैसा का सदुपयोग कैसा हो, और पूरी दुनिया इस बात को मानती है। रिजर्व बैंक के हाल के रिपोर्ट में भी आया था कि आप सिर्फ पैसा बांट दो किसी को तो उसका कोई मल्टीप्लायर इंपैक्ट बहुत अच्छा नहीं होता है इकोनॉमी में। एक बार खर्चा करता है व्यक्ति और बात खत्म हो जाती है। पर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्चते हैं, आप रोड बनाते हैं, रेलवे स्टेशन को सुधार करते हैं, आप नई रेलवे लाइन या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाते हैं, नया हवाई अड्डा, वाटरवे, पोर्ट, इन सब चीजों में जब आप खर्चा करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में होके लगभग 3.5 गुना उसका लाभ पहुंचता है। उदाहरण के लिए रोड बन रही है, सीमेंट, स्टील, मट्टी, फलाना ढिमका, कारीगर लग रहे हैं, कारपेंटर लग रहे हैं, शटरिंग लग रही है, ये सब चीजों में तो रोजगार होता ही है, पर जो भी मटेरियल लग रहा है उसमें अलग रोजगार होता है। जितना रोजगार में जाता है वो फिर कंज्यूम होता है, लोग उसका खर्चा करते हैं, कमाई का कंज्यूम करते हैं, तो डिमांड ग्रोथ होती है, वो डिमांड फर्दर इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। तो एक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होती है, एक कंजम्पशन ग्रोथ होती है।
एंड बोथ हेल्प ईच अदर। तो इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन ग्रोथ होती है, कंजम्पशन ग्रोथ फिर इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देता है। तो जब ये दोनों का मिलन होता है तो 1 रुपया जब सरकार खर्चती है कैपिटल में तो 3.5 गुना उसका जीडीपी को या इकोनॉमी को बल मिलता है। और देश के 140 करोड़ लोगों को कैसे ये बजट अपना लगे उसकी चिंता करता है और एक आधारशिला बनाता है, चाहे वो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हो, चाहे वो लोगों के खर्चा हो, लोगों की रोजमर्रा की चीजें हो, या चाहे देश को एक लंबे अरसे के लिए अच्छी आधारभूत सुविधाओं से युक्त करने की बात हो, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, आगे चल के महंगाई का बोझ कम होगा, आगे चल के निर्यात बढ़ेगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक आधारशिला है अमृत काल में देश के प्रवेश की और कैसे ये देश अगले 25 वर्ष में एक विकसित देश बनेगा। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बन जाएंगे? अभी 3.5 तो आ गए हैं। मेरा अनुमान है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो अगले 3-4 साल में आपने बजट को कम किया, आपने अभी मनरेगा के मुकाबले। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सामान्य चीज लोगों के मन में और लोगों के समझ में अभी तक आई नहीं है। मनरेगा का बजट एक डिमांड बेस्ड बजट होता है, कितनी डिमांड आएगी उसके हिसाब से अलग अलग समय पे वित्त मंत्रियों ने इसको बढ़ाया है। सप्लीमेंट्री डिमांड हर 3-4 महीने में आती है, पार्लियामेंट के समक्ष मॉनसून सेशन में आती है, विंटर सेशन में आई थी, अब बजट सेशन में भी आएगी। सप्लीमेंट्री डिमांड से बढ़ाया जाता है। ये इस बार ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पे बहुत खास जोर है और आपने रेलवे में अचानक से इतना पैसा बढ़ा दिया है, तो ये भी एक नई चीज देखने को आ रही है। तो इसके पीछे क्या सोच है? आप कोई भी विकसित देश को देखिए, उसने पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, उससे उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई और वो कंपेटिटिव हुए विश्व बाजार में। और जब तक कोई देश विश्व की बाजार में कंपेटिटिव नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी का सामान अच्छे कीमतों पे जब तक नहीं प्रोवाइड करता है, तो लोकल डिमांड तो अच्छी रहती है, लोकल डिमांड से तो देश को फायदा होता ही है, पर इंटरनेशनल डिमांड सीधा आपके जीडीपी में वृद्धि लाती है। बजट से क्या मैं ये मानूं, ये अपने दर्शकों के लिए मैं पूछ रहा हूं कि दर्शक उसमें क्या देखता है कि बजट से एक डायरेक्शन पता चलती है कि आगे क्या होने वाला है, या और डीप जाए तो कहां किस सेक्टर में ज्यादा पैसा है, मैं कहां अपना समय और पैसा निवेश करूं। तो क्या हम ये कहें कि हमारा जो यूथ है वो अपने आप को इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, 5G, रेलवेज, अगर किसान है तो मोटा अनाज, इस तरफ जाए? अब मैं और इतनी चीजें गिना सकता हूं जो इस बजट के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। उदाहरण के लिए टूरिज्म पे जो थ्रस्ट देने की बात है, उदाहरण के लिए जो हमारे कामगार कारीगर हैं जो अपने हाथ से विश्वकर्मा जिनको दर्जा दिया गया है, जो काम करते हैं, तो इससे सीधा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इन सब सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट करके उनके लिए नए अवसर मिलेंगे। निर्यात का हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट का बजट अच्छी वृद्धि हुई है तो निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। जितना हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया है, और हेल्थ में भी देखिए कितनी समझदारी से माननीय वित्त मंत्री जी ने, निर्मला जी ने काम किया। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार आने के बाद लगभग 145 के करीब या 155 के करीब मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, इतने कभी मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। उन सबके साथ एक नर्सिंग कॉलेज जोड़ दिया। आज पूरे विश्व में लाखों और शायद 10 लाख नर्सेज की शॉर्टेज मानी जाती है। तो हम अगर भारत में हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज खोलते हैं तो खर्चा कम होता है, लेकिन हमारी जो युवा शक्ति है, हमारे लोगों का हुनर बढ़ता है। एक नई वोकेशन स्किल में हम बड़े पैमाने पे युवा युवतियों को तैयार कर पाएंगे। और इसमें पुरुष नर्स की भी आज के दिन बहुत डिमांड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, केयर गिवर्स की बहुत डिमांड है, तो ये जल्दी भी शुरू हो सकते हैं। तो हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज शुरू होता है तो लाखों की संख्या में हम विश्व में हमारे नर्सेज को, पुरुष और महिला दोनों को नए नौकरी दिलवा पाएंगे। और भारत में भी इनके लिए डिमांड तो बढ़ती रहती है निरंतर। कल रात को मैं अपने शो में ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों को बता रहा था कि राम राज्य का जो टैक्स का सिद्धांत था, जो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, वो ये
कि राजा को टैक्स ऐसे वसूलना चाहिए जैसे सूर्य पृथ्वी पर समुद्र और नदियों से पानी को सोखता है और फिर बरसात वर्षा के रूप में सबके ऊपर दोबारा से पानी को बरसाता है, जो कि समान रूप से होता है। लेकिन टैक्स जब सोखा जा रहा हो तो प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या आपका टैक्स सिस्टम उसे सूट करता है कि प्रजा, यहां तो मैं देख रहा हूं कि प्रजा परेशान हो रही है टैक्सेशन से। देखिए, टैक्स सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक टैक्स अमाउंट और एक टैक्स का कलेक्शन का प्रोसेस। जहां तक टैक्स के कलेक्शन का प्रोसेस है उसमें तो मैं समझता हूं आप भी मानेंगे कि अमूलचूल परिवर्तन किया गया है। एक फेसलेस असेसमेंट होते हैं, आज सब फेसलेस असेसमेंट है। अफसर को पता नहीं किसका रिटर्न असेस हो रहा है। हजारों लाखों या करोड़ों असेसमेंट तो 24 घंटे में हो जाते हैं, क्योंकि सीधा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही उनका असेसमेंट हो जाता है। कुछ केसेस में अगर स्क्रूटनी में भी जाता है तो फेसलेस है, व्यक्ति को पता नहीं है टैक्स असेसर को कि टैक्स पेयर कौन है। और बड़ा क्लिनिकली और ऑनेस्टली ईमानदार व्यवस्था को हम सफलता से लागू कर पाए। रिफंड आपका सीधा आपके डायरेक्ट खाते में आ जाता है, किधर आपको धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, समय सीमा में। और आप देश भर में पता लगा लीजिए, अब जितने लोगों के पास जाएंगे आपको पता चलेगा हमारा रिफंड सीधा बैंक में, हमने रिटर्न समय पे फाइल किया तो समय पर रिफंड आ गया। तो प्रोसीजर और प्रोसेस में तो मैं समझता हूं बहुत सरलता की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये तो एक प्रोसेस है, आगे भी बढ़ते रहेगा और सुधरते रहेगा। और स्लैब्स, जहां तक टैक्स के रेट्स और टैक्स कलेक्शन का सवाल है, लगभग माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अलग अलग माध्यम से कई बार एग्जेम्पशंस बढ़ा के, कई बार सहूलियतें बढ़ा के, कई बार लिमिट्स बढ़ा के, कई बार टैक्स रेट्स कम करके अलग अलग तरीके से सहूलियत देते रहे हैं। तो आप सिर्फ अगर स्लैब्स ही देखें तो आपको शायद एक जानकारी मिलेगी, पर आप वर्षों से, जो 9 वर्ष हो गए, अब आप एक एक बजट को असेस करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कई बार एग्जेम्पशंस में छूट दी, स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ वर्ष पहले इंट्रोड्यूस कर लिया गया। आज 7 लाख तक की जिसकी इनकम है, और ये टैक्सेबल इनकम है, 7 लाख की इनकम नहीं, यानी 60,000 रुपए महीना कमाई नहीं, टैक्सेबल इनकम की बात हो रही। तो टैक्सेबल इनकम जिसकी 7 लाख रुपए तक है उसको टैक्स से बाहर ही कर दिया गया है, जीरो टैक्स हो जाएगा, जो पहले 5 लाख रुपए थी। तो टैक्स की जो आज कलेक्शन है वो बहुत सीमित लोगों से ही होती है, एग्जैक्टली जो राम राज्य में कहा गया था। और जिसकी कैपेसिटी है वो जब देश के निर्माण के लिए, देश के आगे के उज्जवल भविष्य के लिए योगदान देता है तो टैक्स पेयर वैसे नाराज नहीं होता है। टैक्स पेयर को आनंद आता है जब उसका टैक्स सदुपयोग होता है। टैक्स पेयर को आनंद आता है अगर उसको पता चलता है कि मेरे टैक्स में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं टैक्स पेयर अपने आप को, अब मैं आपको बताता हूं विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिल्कुल आपका जो सिस्टम है वो ही गलत है, आपने हीरा सस्ता कर दिया और आटा महंगा कर दिया, ऑप्टिक्स का है पूरा खेल, सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ये बनाया गया है। इस आरोप पर आप क्या कहते हैं? कितनी नासमझी का ये आरोप है, इसको सुधीर जी आप ही समझिए। लैब ग्रोन डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड आज अधिकांश एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज इनकम आती है, जिससे हजारों और आगे चल के मैं मानता हूं लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो डायमंड आज इंपोर्ट होते हैं और यहां प्रोसेस होते हैं, प्रोसेसिंग में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, तो हम सब जानते हैं। जेम एंड ज्वेलरी का और डायमंड्स का तो लगभग 90-95% डायमंड्स, विश्व भर के डायमंड्स भारत में प्रोसेस होते हैं और फिनिश होते हैं। अब ये सब आयात किए जाते हैं, उसके बदले अगर लैब में लैब ग्रोन डायमंड बनता है तो वो उतने ज्यादा रोजगार देगा, हमें अभी आयात नहीं करना पड़ेगा डायमंड, भारत में डायमंड बनने शुरू होंगे। उसमें लेकिन एक सीड लगता है छोटा सा, वो सीड को टैक्स पे किया, क्योंकि वो समझो, मैं अगर आपको परिप्रेक्ष्य में दूं तो 100 रुपए की चीज में वो सीड तो 3-4 रुपए का होता है, उस पर 3-4 रुपए के ऊपर छूट दी है इनकम इंपोर्ट ड्यूटी की, जिससे हम कंपेटिटिव बने। और जो विश्व भर में जो डिमांड लैब ग्रोन डायमंड की बढ़ रही है, अब इसका गत 2-3 वर्षों का आंकड़ा देखोगे तो 2 गुना 4 गुना निर्यात बढ़ा है।
अगले 5 साल का टारगेट इसको 8 गुना निर्यात बढ़ाने का है, 8 गुना निर्यात बढ़ाने का है। अब देखिए, आज के बजट के बाद जनता आपसे ये भी पूछेगी कि अच्छे दिन कब आएंगे हमारे और राम राज्य कब आएगा। देखिए, ये कई वर्षों से लोगों को खासतौर पे मीडिया के लोगों को ये पूछने का एक रूटीन सा बन गया। मैं समझता हूं ये परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। क्या वो 3.5 करोड़ लोग जिनको मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, वो दुआ नहीं देते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? आपको मैं लाखों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां हमें फीडबैक आया है कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे खुद का घर होगा। जो हमने सोचा था कि हम छोटी छोटी सेविंग्स कर रहे हैं घर बनाने की, एक व्यक्ति बीमार हुआ, घर में सब सेविंग्स साफ हो गई, सेविंग्स तो गई सो गई, ऊपर लोन मेरे सिर पे आ गया। क्या 50 करोड़ लोगों को जिनको मुफ्त में आयुष्मान योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, क्या वो दुआ नहीं देते हैं प्रधानमंत्री जी को? कई के हार्ट ऑपरेशन, कई का नी का ऑपरेशन चल नहीं पाते थे, कई की अलग अलग बीमारियां, डायलिसिस दे लो जिसमें कोई इलाज नहीं करा पाते थे, सोचते थे हमारे भाग्य में लिखा है। आज ऐसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जब मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिलती है, तो क्या उनके लिए एक परिवर्तन और अच्छा दिन नहीं आए? और राम राज्य की बात रही जी, तो 1 जनवरी 2024 को आपको टिकट काटना है अयोध्या जाने के लिए। जी जी। ऐसा लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पे ध्यान दिया तो पॉलिटिक्स खराब हो जाती है। गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। अगर आप एक ऐसा कहते हैं कि आपकी चुनावों पर नजर नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस बजट से आपको चुनावों में मदद मिलेगी, या आप ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा मैंने पहले कहा, निरंतर हमें यही कहा है कि देश हित और जनहित को प्राथमिकता दें। कितनी बार हमने कितने कठोर कदम उठाए जो सब लोग कहते थे, अरे क्यों कर रहे हो, अभी मत करो, बाद में करो, ये चुनाव हो जाने दो। मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण निकाल के भेज सकता हूं जहां पे एक्चुअली कई बार तो कैबिनेट तक में कोई ना कोई मंत्री ने उठाया कि साहब 3 महीने बाद ये चुनाव है इस राज्य में, उसके बाद ले लेना। कभी प्रधानमंत्री इज ही अ रिस्क टेकर? ही इज नॉट अ रिस्क टेकर, ही इज अ बिलीवर। ही बिलीव्स कि जनता बड़ी समझदार है, जनता अपने हितों को समझती है, जनता ईमानदारी को दाद देती है, जनता रिकग्नाइज करती है कि मेरा भविष्य एक चुनाव और एक इलेक्शन का भविष्य नहीं है, मेरा भविष्य और मेरे परिवार और बच्चों का भविष्य लंबे अरसे का भविष्य है। और जनता पे उनको अटूट विश्वास है, और जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी पर। आपने जैसे जिक्र किया कि जब कैबिनेट में इस तरह की बात होती है कि आप कभी कहते हैं कि ये काम कर लीजिए तो चुनाव में फायदा हो सकता है, या अगर किया तो नुकसान हो सकता है, या कभी इस तरह की बात होती है जब आपके कॉम्पिटिटर्स रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं कि फ्री में दे दीजिए, उनका अक्सर प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन होता है? ये मैं थोड़ा बजट के कोर्स के बाहर पूछ रहा हूँ, सिंस यू आर एसोसिएटेड विद हिम सो क्लोजली। माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्रियों के बीच प्रिविलेज होती है कॉन्वर्सेशंस, तो बाहर तो हम नहीं बता सकते हैं, पर मेरे मतलब आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन माय माइंड वेयर आई हैव गॉन टू हिम के साहब ये निर्णय मैं लेना चाह रहा हूं। इनफैक्ट एक तो बहुत ही रिसेंट मेरी कॉन्वर्सेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। आई होप आई एम ऑथराइज्ड टू से, बट ईमानदारी से मैंने एक सुझाव रखा कि ये मैं करने जा रहा हूं और इससे बहुत लाभ होगा। उन्होंने वहीं स्ट्राइक डाउन कर दिया। अच्छा, करना भी है तो अब चुनाव के बाद करना है, ये चुनाव के हिसाब से मैं निर्णय नहीं लेने दूंगा तुम्हें। बहुत रिसेंट और ऐसा चुनाव जहां पे हमने अभूतपूर्व विजय पाई है बिना वो निर्णय के लिए। और मतलब गुजरात चुनाव से पहले जिस निर्णय को मैं लेने जा रहा था उस क्षेत्र में टोटल स्वीप, 100% स्वीप। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मेरे पास मत लेके आओ, चुनाव के हिसाब से मुझे निर्णय लेना है। किसने बोला है चुनाव में फायदा नुकसान होता है? एक एक निर्णय से। तो इस बजट में कंसिस्टेंसी से फायदा होता है। आप ईमानदार सरकार 9 साल तक देते हो, फायदा होता है। आप निर्णायक
नेतृत्व 9 साल तक देते हो, फायदा होता है। आप देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी आधारभूत व्यवस्थाओं को सुधारते हो, फायदा होता है। आप निहत्ते नहीं अपने आप को बनते हो कि भाई मैं क्या करूं, 85% तो चोर डकैत खा जाएंगे, भ्रष्टाचार में जाएगा, बिचौलिए ले जाएंगे, मैं 100 रुपए भेजूंगा दिल्ली से, 15 रुपए गरीब के खाते में या गरीब के लाभ में आएगा। वैसे निहत्ती सरकार चलाओगे, आप 100 रेवड़ियां बांट दो, कुछ फायदा नहीं होगा। पर आप 100 रुपए टैक्स पेयर का सदुपयोग करो और गरीबों को उसका लाभ दो, तो टैक्स पेयर भी आपसे खुश होता है, गरीब भी आपसे खुश होता है, फिर आपको आशीर्वाद दो। पर ये आपका आखिरी फुल बजट है चुनाव से पहले इस टर्म में, क्या आपके अच्छा हो गया आपने कैविएट कर दिया इस टर्म में और चुनाव के पहले, क्योंकि ये ना प्रधानमंत्री जी का आखिरी बजट है, ना निर्मला जी का आखिरी बजट। बट आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि देखिए ये आपका आखिरी मौका है टू रीच आउट टू पीपल, और इस समय कोई भी गलती जो है वो आगे चलकर भारी पड़ सकती है? आप तो प्रधानमंत्री जी को भी जानते हो और आप निर्मला जी को भी जानते हो। आपको दोनों में से कोई ऐसा दिखता है जो दबाव पे काम करता हो? कभी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी पे कोई दबाव हो सकता है? अगर प्रधानमंत्री जी पे दबाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ देशहित का और जनहित का। कैसे मैं गरीबों के लिए और अधिक काम कर सकता हूं, कैसे मैं मध्यम वर्ग का भविष्य और सुधार सकता हूं, कैसे युवा युवतियों के लिए और अवसर दे सकता हूं। अब मैं आखिरी के और मैं इसका एक लिविंग एग्जांपल ये आपको दे सकता हूं कि हमें कई बार हमें बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 1 घंटा और काम करोगे तो मैं 2 घंटे और काम करूंगा। आप जितनी मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार भगवान नहीं देता है। देश का समय आ गया है, अब देश निकल पड़ा है, अब देश को कोई रोक नहीं सकता, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को और प्रोत्साहन दें और तेज गति दें, और जितना आप काम करोगे प्रधानमंत्री जी उससे अधिक काम उधर हाँ आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा ये कि लगातार ये हम इस डर में जी रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन आएगा, और ये खबरें लगातार आती रहती हैं ना। हाउ डू यू प्रोटेक्ट इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम दिस ग्लोबल रिसेशन? क्या आपने उसकी कुछ फेंसिंग, कुछ उसके चार दीवारी आपने करके रखी है सुरक्षा के लिए? देखिए, ग्लोबल रिसेशन तो है, हमारे सामने है। आज विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं काफी कमजोरी दिखा रही है। महंगाई जहां 1-2% होता था, वहां 10-10, 8-8% महंगाई चल रही है। हमारा एक देश है जो आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, और कोई देश नहीं इतना ग्रो नहीं कर रहे। आज भी हमारा एक देश है जहां पे एक जमाने में, आपको याद होगा, 2008 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था और एक बड़ा सामान्य माना जाता था। जो आज दुहाई देते हैं और हमसे महंगाई का प्रश्न पूछते हैं, वो याद करें उनके दिनों में डबल डिजिट महंगाई होती थी, कैसे जनता त्रस्त थी। और हमारे 9 साल का औसतम निकाल लो, 4.7%। 9 साल तक एवरेज इन्फ्लेशन 4.7% भारत ने 75 वर्ष की आजादी में कभी नहीं देखा। तो मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जो एक मजबूत स्थिति में आज खड़ा किया है, और ये बजट ने उस मजबूती को और 4 चांद लगाए। जैसे इस बजट ने बड़ा इंटेलिजेंटली टूरिज्म पे फोकस किया। आप जानते हो, टूरिज्म पे 1 रुपया खर्चा करो, उसका सबसे ज्यादा रोजगार और काम के अवसर पे इंपैक्ट होता है। ये एक विश्व भर में एक्सेप्टेड स्टडी है। इसने हुनर डेवलप करने में विश्वकर्मा पे इस बजट ने फोकस किया। इस बजट ने सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पूरे विश्व में आज सबसे बड़ी चुनौती और चिंता क्या है? क्लाइमेट चेंज की, पर्यावरण की। और अगर हमारे देश ग्रीन एनर्जी को जितना प्रोत्साहन देगा, द वर्ल्ड विल लैप इट अप। हमारे प्रोडक्ट्स जितना ग्रीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, टेक्सटाइल, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स बने, ग्रीन हाइड्रोजन जितना बनेगा तो ग्रीन अमोनिया बना के हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया से, ग्रीन एनर्जी से लोहा बनेगा तो हमारे स्टील को प्रीमियम प्राइसिंग मिलेगी। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी सोचते हैं और दूरगामी परिणामों के प्रति यह बजट समर्पित है। तो पीयूष जी, ग्रीन मतलब पॉजिटिव, ग्रीन मतलब गो अहेड, और ग्रीन मतलब इको फ्रेंडली।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बजट जो है इन सारी चीजों पर खरा उतरेगा। थैंक यू सो मच। हम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू।